तो इस जर्कोनियम फॉस्फेट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन ड्राइव कर सकते हो। नीचे देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आएगा 6912 की पावर 7, KSP आएगा 6912 की पावर 7। समझ में आया आपको 6912 कैसे आया होगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहां टेबल देखें ध्यान से, टेबल ध्यान से देखें, फर्स्ट कॉलम में जो सॉल्युबिलिटी की टेबल बनी हुई है, अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.1 m से ज्यादा है, अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.1 m से ज्यादा है, 0.1 m से ज्यादा है अगर सॉल्युबिलिटी, तो वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा। स्लाइटली सॉल्युबल कब होगा? जब सॉल्युबिलिटी 0.1 m से कम हो और 0.01 m से ज्यादा हो। और स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत कम सॉल्युबल कब माना जाएगा? वीकली सॉल्युबल कब माना जाएगा? जब सॉल्युबिलिटी 0.01 से भी कम हो, 0.01 मोल पर लीटर से भी कम हो। तीनों कैटेगरीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट टेबल देखें 7.9, टेबल नंबर 7.9 एनसीईआरटी में ध्यान से देखें, ये बहुत ही यूजफुल टेबल है। टेबल 7.9, इसमें केएसपी के डाटा गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे। केएसपी के डाटा गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे। मैं टेबल शेयर कर देता हूं, ये टेबल दिख रही है सबको? तो सिल्वर ब्रोमाइड का केएसपी है 5 × 10 की पावर -13। आप देखें प्रैक्टिकली इनमें से क्या कोई डाटा 10 की पावर -3 से कम है? केएसपी किसी का भी 10 की पावर -3 से, सॉरी ज्यादा, 10 की पावर -2 या -1 है कोई डाटा? चलो ठीक है, देखो आगे करते हैं। अब थोड़ा एक इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है KCN सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ KOH एंड SCN। KOH है आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, ये सॉल्ट आपके पास है। क्या आप मुझे ये थ्योरेटिकली बता सकते हो, थ्योरेटिकली, कि KOH मोर सॉल्युबल कब होगा? KOH मोर सॉल्युबल कब होगा इन दोनों केस में? एक है आपके पास एसिडिक वाटर, एसिड है उसमें, और एक है सिंपली वाटर। मान लीजिए KCN सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इसमें S1 है और इसमें सॉल्युबिलिटी S2 है।
किस में ज्यादा सॉल्युबल होगा? तो आंसर है S2 विल बी ग्रेटर देन S1। कॉमन सेंस है। KCN बेसिक सॉल्ट है, यस और नो? KCN बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट किस में ज्यादा सॉल्युबल होगा? वाटर में, मतलब न्यूट्रल मीडियम में, या एसिडिक मीडियम में, या बेसिक मीडियम में? बेसिक सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल किस में होगा? एसिडिक मीडियम में। आया समझ में? थ्योरेटिकली सिंपल सी बात कि KCN की सॉल्युबिलिटी एसिडिक वाटर में क्यों ज्यादा होगी। अगर आपको इसको रिएक्शन से समझना है तो ऐसे समझें, वाटर में तो KCN ये इक्विलिब्रियम बनाएगा, या ये कहें कि आयंस दे देगा इन वाटर। बट अगर वाटर में साइनाइड, अगर वाटर में सॉरी H+ आयन भी प्रेजेंट है, अगर H+ आयन भी प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन व्हाट विल हैपन? ये जो साइनाइड आयन बने ये कंबाइन करेंगे HCN से, और ये इक्विलिब्रियम मेनली फॉरवर्ड रहता है। क्योंकि ये वीक एसिड है तो ये कम आयनाइज होगा, बैकवर्ड तो आएगा नहीं, कम आयनाइज होगा, ज्यादा से ज्यादा ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर प्रोडक्ट आयन कंज्यूम कर दें तो क्या होगा? आप कॉमन आयन इफेक्ट का उल्टा सोचो, कॉमन आयन इफेक्ट का उल्टा सोचो। अगर प्रोडक्ट आयन प्रेजेंट होता पहले से, प्रोडक्ट आयन पहले से प्रेजेंट होता, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती, जो कर चुके हैं हम केस। यहां तो साइनाइड आयन कंज्यूम हो रहा है, साइनाइड आयन कंज्यूम हो रहा है, और वीक एसिड HCN बन रहा है जो आयंस में नहीं आएगा, कंप्लीटली अनआयनाइज्ड रहेगा मेनली, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, मतलब और सॉल्ट आप डिजॉल्व कर सकते हैं। तो KCN की सॉल्युबिलिटी, या इन जनरल, ध्यान देना, इन जनरल सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मोर सॉल्युबल होंगे किस में? एसिड मीडियम में। क्या इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्युबल होगा एल्कलाइन मीडियम में? कैन वी से दिस? आंसर है यस, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये सेंटेंस एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखे होते हैं, एक एक लाइन पढ़ोगे तो सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी एक बार फिर से ओपन कर लें, एक बार फिर से ओपन कर लें, और अगले पेज पे देखो एक हेडिंग पड़ी है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉल्ट, मिल गया? हेडिंग नंबर 7.13.2। आप इसको आगे पढ़ते जाएं, एक सॉल्व प्रॉब्लम आएगी, फिर सेकंड कॉलम में पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, स्क्रीन देखो, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। पहला सेंटेंस ये है, क्या लिखा हुआ है? solubility of the salt of weak acids like phosphate increases at lower pH। लोअर पीएच का मतलब समझते हैं आप? कौन सा मीडियम? लोअर पीएच मतलब एसिड मीडियम। और सॉल्ट किसका होना चाहिए? वीक एसिड का।
बेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो बेस कैसा होगा? बेस होगा स्ट्रॉन्ग। मतलब सीधा है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल किस में होंगे? एट लोअर पीएच। लोअर पीएच मतलब एसिडिक मीडियम। ये अंडरलाइन कर लो, इस पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इंजीनियरिंग और मेडिकल में कई बार आ चुकी हैं। इस सेंटेंस पे कई बार आ चुकी हैं। बस एनसीईआरटी की दिक्कत क्या है, वो थोड़ा डिटेल कम बताते हैं, पर इस केस में उन्होंने बताया हुआ है। पढ़ो वो अगला सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, ध्यान से पढ़ो। दिस इज बिकॉज, व्हाट हैपेंस, दिस इज बिकॉज एट लोअर पीएच concentration of anion decreases due to protonation. Concentration of anion decreases due to protonation. समझ में आया वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो वही कहना चाह रहे हैं जो हमने इक्विलिब्रियम में दिखाया है अभी, कि भाई जो एनायन है वो कंबाइन करेगा H प्लस से, एसिडिक मीडियम है तो एनायन कंज्यूम होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। एनायन कंबाइन कर जाएगा और वीक एसिड में आ जाएगा। लैंग्वेज क्लियर है? क्या लिखा है एनसीईआरटी में? ओके। अब प्रॉब्लम कंपटीशंस में कैसे आनी है ये देखो आप। प्रॉब्लम कंपटीशन में ये आनी है, NH4Cl सॉल्ट है, इज मोस्ट soluble in solution of pH equal to 3, 5, 7, 9। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 9। सबको क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ, अगर मैं सॉल्ट बदल दूं, सॉल्ट बदल दूं और सॉल्ट कर दूं NaCl, सॉल्ट हो NaCl, तब क्या होगा? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं, मेजॉरिटी समझ रही है कि सच क्या है, कंसेप्ट क्या है। करेक्ट आंसर है इक्वल सॉल्युबिलिटी इन ऑल।
इक्वल सॉल्युबिलिटी इन ऑल। NaCl की सॉल्युबिलिटी मीडियम के पीएच पे डिपेंड नहीं करती। चाहे H+ आयन हो मीडियम में, चाहे OH आयन हो मीडियम में, चाहे कोई भी आयन ना हो। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। जरा सोचिए, पीएच अगर मान लो 3 है, क्या होगा? NaCl तो कंप्लीटली आयंस में चला गया। NaCl कंप्लीटली आयंस में आ गया। मान लो pH 3 है, एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम है तो वो एनायन से ही कंबाइन करेगा। अब आप बताओ मुझे, क्या ये इक्विलिब्रियम बनेगा? क्या HCl इक्विलिब्रियम बनाता है? HCl इक्विलिब्रियम नहीं बनाता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयंस फॉर्म में रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम नहीं बनाते। इक्विलिब्रियम कौन बनाता है? वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो एसिडिक मीडियम होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या Na+ और Cl- में से कोई कंज्यूम होगा? आंसर है नो। जरा सोचिए, अगर एल्कलाइन मीडियम होता तो क्या फर्क पड़ता? क्या एल्कलाइन मीडियम होने से कोई फर्क पड़ेगा? एल्कलाइन मीडियम मतलब मीडियम में OH आयन है। OH आयन किससे कंबाइन करेगा? जरा सोचो, अपने आप सोचो, OH आयन किससे कंबाइन करेगा इन दो प्रोडक्ट आयन में से? Na+ से। बताओ मुझे, क्या ये इक्विलिब्रियम बनता है? क्या NaOH इक्विलिब्रियम बनाता है? आंसर है नो, क्योंकि NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। ये कंप्लीटली आयंस फॉर्म में रहेगा। तो मीडियम में H+ है, OH आयन है या नहीं है, क्या फर्क पड़ना NaCl पे? बताओ, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन NaCl? आंसर है नो। इसलिए NaCl की सॉल्युबिलिटी एसिड, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में इक्वल होगी। सबको समझ में आ गया? यस और नो? ओके। और बताओ मुझे, अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का है, अब देखें कौन स्मार्ट है, इससे पकड़ में आएगा। कोई सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का है। दिस इज द सॉल्ट ऑफ NH4OH एंड SCN। NH4OH तो है वीक बेस और SCN है वीक एसिड। अब मुझे बताओ, मैं अब ऐसे पूछ रहा हूं इसको, द सॉल्ट विल बी लीस्ट सॉल्युबल इन ऑप्शन pH इक्वल टू
3,5,7,9। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरा पीएच मेरा बीपी कंट्रोल हो रहा है आप लोगों के रिस्पॉन्सेस देखकर। बिल्कुल सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया PS7 पे। मुझे अच्छा महसूस हुआ, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। pH = 7 पे इक्वल सॉल्युबिलिटी होगी। कुछ बच्चे चुपचाप हैं, वो अलग बात है, पर जितने बच्चों ने आंसर किया वो करेक्ट आंसर है। मैं आपको पहले भी कई बार साइंटिफिक बात बता चुका हूं, कई बार साइंटिफिक बात मैं बता चुका हूं, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एड्रीनलिन नाम का हार्मोन ज्यादा से ज्यादा सेक्रीट हो, तो उसके लिए आपको हर कंडीशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चे चुपचाप रहते हैं ना, धीरे धीरे बिल्कुल मंद बुद्धि के हो जाते हैं, वो उनका ब्रेन तेजी से काम ही नहीं करता, क्योंकि उन्होंने तो सोचना शुरू ही नहीं किया। आंसर गलत हो या सही हो ये सेकेंडरी बात है, ध्यान रखना। आंसर गलत हो तो भी आप में इंप्रूवमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल सिस्टम, बिकॉज यू आर ट्राइंग। और आप ट्राई कर रहे हो तो एड्रीनलिन नाम का हार्मोन सेक्रीट होगा, जो आपको तेज बनाएगा, क्विक रिस्पांस देने के लिए चाहिए वो। बायो वालों ने नाम सुना होगा इसका, यस और नो? यही काम करता है ना ये हार्मोन? यही काम करता है जो मैं बोल रहा हूं, या कोई और काम करता है? क्विक रिस्पांस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, तो ध्यान देना, क्विक रिस्पांस ज्यादा अच्छा है, ये पॉजिटिव वर्ड है। स्ट्रेस तो नेगेटिव सेंटेंस है। देखो, आप कोई काम करते हो तो वो स्ट्रेस भी हो सकता है और इंटरटेनमेंट भी हो सकता है। अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो वो स्ट्रेस है आपके लिए, और आपको मजा आ रहा है काम करने में तो इंटरटेनमेंट है वो। स्ट्रेस और इंटरटेनमेंट बिल्कुल आपके माइंड सेट पे है। स्ट्रेस वर्ड निगेटिव वर्ड है, और जिस काम में आपका मन नहीं लगता आप वो काम करते हैं तो स्ट्रेस आएगा। जैसे मैं कहूं कि आप प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आपको स्ट्रेस आएगा। और आपका पढ़ने में मन लगता है तो आपको एंटरटेनमेंट होगा, वही स्टडी। तो मैं सीधे कह रहा हूं कि आप गलत आंसर करोगे तो भी आप में इंप्रूवमेंट आएगा। जस्ट यू आर ट्राइंग द क्वेश्चन, यही हेल्प करेगा आपकी बॉडी को चेंज करने में, आपके माइंड सेट को चेंज करने में। इसलिए आपकी मेंटलिटी ये होनी चाहिए कि आई शुड बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्स। अगर आप इस माइंड सेट से क्वेश्चन को सुनते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप क्विक रिस्पॉन्स करने लगेंगे। और इस काम में जो हेल्प करने वाला हार्मोन है वो है एड्रिनेलिन। इसी बात को इंग्लिश में लिखा जाता है, ओनली बिगिनर्स कैन बिकम एक्सपर्ट।
इंग्लिश में ऐसा लिखा होता है, ओनली बिगिनर्स कैन बिकम एक्सपर्ट। भाई आप किसी काम को शुरू करोगे तभी तो एक्सपर्ट बनोगे ना, शुरू ही नहीं करोगे तो कहां से बनोगे। गलतियां शुरुआत में होती हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि कई जितने बच्चों ने इसका आंसर किया, करेक्ट किया, बट कुछ बच्चे लगातार चुपचाप रहते हैं। तो ये लीस्ट सॉल्युबल होगा पीएच इक्वल टू 7 पे, पीएच इक्वल टू 7 पे। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। मीडियम में H प्लस आयन हो या OH आयन हो, दोनों ही फायदेमंद है इसके लिए। अगर मीडियम में OH आयन है तो अमोनियम आयन को कंज्यूम करेगा वो, और मीडियम में अगर H प्लस आयन है तो साइनाइड आयन को कंज्यूम करेगा। मीडियम में कौन से आयन है, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ही रहेंगे। NH4OH वीक बेस है, ध्यान रखना, तो कम आयनाइज होगा, बैकवर्ड कम होगा। तो वीक एसिड हो या वीक बेस हो, दोनों केस में ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ही इस केस में रहना है। मतलब ये है कि एसिडिक मीडियम भी हेल्पफुल है और बेसिक मीडियम भी हेल्पफुल है। तो लीस्ट सॉल्युबल होगा NH4CN pH 7 पे। प्रॉब्लम इसमें लीस्ट सॉल्युबल की आएगी, यही डिसाइड कर सकते हैं। बाकी एसिड मीडियम में भी बढ़ेगी, बेसिक में भी बढ़ेगी। अब एसिड में ज्यादा होगी या बेसिक में ज्यादा होगी तो ये थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। आपको ये बताना होगा कि एसिड ज्यादा डाला या बेस ज्यादा डाला, के ए ज्यादा है या के बी ज्यादा है। वो थ्योरेटिकल बात नहीं है, फिर एक्सपेरिमेंट, वो तो कैलकुलेशन वाली बात आएगी। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। आ गया समझ में इतना सबको? ओके, नेक्स्ट देखो। अब हम ये करने जा रहे हैं, नेक्स्ट एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मेरे पास सॉल्ट है KCN, मैं एक ही केस करूंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। KCN की सॉल्युबिलिटी है S मोल पर लीटर इन इन एसिड मीडियम। ये मैंने आपको दे दिया, गिवन है ये। और एसिड मीडियम जो है H प्लस आयन कंसंट्रेशन है से A मोल पर लीटर, और HCN जो वीक एसिड का सॉल्ट है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट भी गिवन है। आपको से KSP निकालना है, KSP, या ये कहें कि रिलेशन ड्राइव करना है, रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन KSP, SAKA, इन चारों में रिलेशन ड्राइव करना है। हो सकता है सॉल्युबिलिटी दे दें KSP पूछें, या KSP दे दें सॉल्युबिलिटी पूछें, तो इनमें रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो क्या करना, सबसे पहले तो आप सॉल्ट का आयनाइजेशन लिखना।
और फिर सॉल्युबिलिटी एस गिवन है, वो सॉल्युबिलिटी एस लिख देना। इसकी सॉल्युबिलिटी एस है और इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस ही आएगी। कॉफिशिएंट 1 1 है। कॉफिशिएंट का ध्यान रखना, कई बार कॉफिशिएंट बदल जाते हैं तो ये डाटा बदल जाएंगे। तो आपको तरीके पे ध्यान देना है, मेथड पे ध्यान देना है, फॉर्मूला नहीं रटने। फॉर्मूला निकालते कैसे हैं वो देखना। अब थोड़ा स्पेस छोड़ देना बीच में, स्पेस छोड़ देना बीच में। अब एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम है उस वो कंबाइन करेगा साइनाइड आयन से। इससे बन जाएगा HCN। एसिडिक मीडियम कितना है जरा सोचें, दिया गया है A मोल पर लीटर, साइनाइड है S मोल पर लीटर, ये 0। अगर ये इक्विलिब्रियम पे X मोल बनता है तो ये बचेगा S माइनस एक्स और ये बचेगा A माइनस एक्स। और जब इसे आप S माइनस एक्स करेंगे तो यहां भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइनाइड आया कहां से, KCN से ही आया ना, जो आगे कंबाइन कर रहा है H प्लस से। So this is in a saturated solution. तो ये दोनों इक्विलिब्रियम सेम सॉल्यूशन में है। अगर ये दो इक्विलिब्रियम लिखना आ गया तो आपको डेरिवेशन आ गया। इन लाइंस में कोई प्रॉब्लम है? बस हो गया। फिर अगर इन लाइन में दिक्कत नहीं है तो आगे तो मैथमेटिक्स है, वही घिसी पिटी मैथमेटिक्स, नया कुछ नहीं है। अगर इन दो लाइंस में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको आ गया ये। देखो कैसे, पहले एक से आप लिखेंगे KSP सॉल्ट के लिए, फॉर सॉल्ट। ये होगा K प्लस इंटू साइनाइड आयन, तो KSP आ गया S इंटू S माइनस एक्स। और इससे लिखेंगे आप फॉर्मेशन कांस्टेंट KF 1/KA के बराबर होगा 1/KA के बराबर कि नहीं? यहां पे HCN का फॉर्मेशन हो रहा है, आयनाइजेशन नहीं। और KA को क्या कहते हैं? KA तो आयनाइजेशन कांस्टेंट है ना। तो उसका उल्टी रिएक्शन है तो ये 1/KA हो जाएगा। इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, कई बार प्रॉब्लम में फॉर्मेशन कांस्टेंट नाम से भी आ जाता है। ये इक्वल हो जाएगा x डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स और S माइनस एक्स। यस और नो, यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, KSP और 1/K को मल्टीप्लाई करो। KSP इंटू 1/KA किसके बराबर आएगा जरा देखो मल्टीप्लाई करके।
ये होगा S इंटू एक्स बाई ए माइनस एक्स। जल्दी करो। यहां तक लिख लिया सबने? ओके, अब मैं इसका निकाल रहा हूं एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है ये देखें। इससे x निकालना पड़ेगा हमें। x सॉल्व करें जरा, x निकालें। तो के एस पी अपॉन के ए इंटू ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस के एस पी अपॉन के ए इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू एस एक्स। इसको राइट साइड ले जाओ। ये हो जाएगा एस प्लस के एस पी अपॉन के ए, एक्स कॉमन ले लिया, यहां से x निकालेंगे, यहां से x निकालेंगे। देखो मैं काम की चीज पे आता हूं, ध्यान देना। यहां से x निकालेंगे और वो x निकाल के इस इक्वेशन में रखेंगे, x निकाल के। तो ये s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, s में। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके s आएगा। हाँ बेटा, s दिया गया है तो के एस पी निकालेंगे, एक ही बात है। x रख देंगे तो के एस पी आएगा। हमें x निकालना है, x हमारे लिए अननोन है। x रख दिया यहां पे तो के एस पी आ जाएगा s के टर्म में। तो s की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो s निकालेंगे तो वो के एस पी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। एग्जैक्ट निकालना नहीं है आपको, एग्जैक्ट सॉल्यूशन किसी को नहीं निकालना है, वो लंबा हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, देखो ध्यान से। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में क्या आपको करना है, अगर के ए सॉरी के एफ ग्रेटर हो या इक्वल हो 10⁻³ से, 10⁻+3 से, या मैं ये कहूं उल्टा, के एफ का मतलब 1/ke, ये 10⁻³ से ग्रेटर हो, तो आप क्या मानेंगे, वो है s इक्वल टू एक्स मानेंगे। क्यों? यहां देखो, यहां पे देखो ध्यान से, ये जो इक्विलिब्रियम है ये ऑलमोस्ट फॉरवर्ड लाई करेगा। तो जो यहां से साइनाइड आयन आ रहे वो बहुत कम होते हैं, आपको पता ही है केएसपी से।
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से। तो जो सॉल्ट आ रहे हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में चले गए, हम ये एज्यूम करेंगे। ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में चला गया, ये एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर 1/k 10⁻³ से ज्यादा हो, आप उल्टा सोच लो। हाँ, ये सोचो ये पूरा खत्म हो गया, s - x 0 हो गया। अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली 0 नहीं होता, बट इट इज 0 फॉर अप्रोक्सीमेशन। अगर एग्जैक्टली 0 हो गया तो इक्विलिब्रियम ही क्यों बनेगा फिर? बात समझ में आ गई सबको? तो हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक एस में। ये हो जाएगा s × s/a - s, या s² / a - s। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें, s निकालें, इतना लिख लो जल्दी। लिख लिया आपने? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके s निकालें, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे एनसीईआरटी बुक में जा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये पूरा लिखा हुआ है। जहां पे अभी आप सेंटेंस पढ़ रहे थे, हेडिंग नंबर 7.13.2, इसके सेकंड कॉलम में बिल्कुल नीचे एक फॉर्मूला लिखा है सॉल्युबिलिटी का। KSP इक्वल टू लिखा पहले, उसके नीचे फिर सॉल्युबिलिटी लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर पावर 1/2 है। KSP H+ + KA/KA⁴ 1/2। ठीक है, मैं इसी को लिख रहा हूं, इस फॉर्मूला को मैं लिखने जा रहा हूं ये। तो सॉल्युबिलिटी आएगी ये फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में सीधे लिखा है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ए है हमारा किसका कंसंट्रेशन आपको मालूम है? व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट H+ आयन कंसंट्रेशन। ये सीधे सीधे एनसीईआरटी में फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन है, पर उनका डेरिवेशन का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट तरीके से बताया। ये समझ में आ गया? अब इसमें भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, इसमें भी। वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल डाटा देख के। नॉर्मली जो आपको ए दिया जाएगा, फर्दर अप्रोक्सीमेशन ध्यान देना, जो आपको ए दिया जाएगा वो होगा 0.1 m और 0.01 m। ये तो होगा ए, ऐसे ही होता है। और मे भी 0.001 m, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
और जो के ए होता है, के ए वो 10 की पावर -5 के ऑर्डर से शुरू होता है, -5, -6, -7। अब जरा प्रैक्टिकली सोचो, 0.1 में 10 की पावर -5 ऐड करें, क्या होगा? मैथमेटिकली सोचो, कोई फर्क पड़ेगा? इवन 0.001 में भी 10 की पावर -5 ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल रहेगा जो भी चेंज आए। तो मतलब ये है कि a प्लस के ए को भी आप a लिख सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो आप ये अप्रोक्सीमेशन और लगा सकते हैं, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप ये करिए, आंसर आ जाएगा। आपका जो डिफरेंस आएगा वो थर्ड और फोर्थ डिजिट में डिफरेंस मिल सकता है, इवन सेकंड डिजिट तक भी सही आंसर आएगा, आफ्टर डेसिमल सेकंड डिजिट तक भी सही आएगा। इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना। तो मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस के की जगह a लिख रहा हूं, a टाइम्स के एस पी अपॉन के ए। अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। आ गया समझ में? ये जो मैं डेरिवेशन लिख रहा हूं ये एनसीईआरटी में पूरा गिवन है, ध्यान रखना। जो अभी मैं दिखा रहा था आपको पूरा एनसीईआरटी में है ये, पर मैंने डिफरेंट तरीके से बताया आपको। और इस पे इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड एनसीईआरटी में दी गई है। एनसीईआरटी एक बार फिर से मैं शेयर कर रहा हूं, देख लें, जिनके पास बुक है वो भी देख लें। प्रॉब्लम नंबर मैं बताता हूं कौन सी है। लास्ट पेज पे, बिल्कुल लास्ट पेज पे ये है प्रॉब्लम नंबर 7.69, नहीं सॉरी 7.70। बेटा स्कूल एग्जाम में एक भी डेरिवेशन नहीं आना, आएगा तो वो सिंपली वाटर वाला आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डेरिवेशंस स्कूल एग्जाम में तो डेफिनेशन आएंगी, वो पूछेंगे व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, वो पूछेंगे ये सॉल्ट कौन सा है। स्कूल एग्जाम में तो ऐसे ही आने हैं बच्चे, वो भी नहीं कर पाते, भोले भाले बच्चे होते हैं बहुत सारे। भोले भाले क्या, कई बच्चे ऐसे इनका पढ़ाई से नाता ही नहीं है, बस वो तो एडमिशन ले रखा है, उनको भी तो पास करना है। चलो देखो काम की चीज। 7.70 प्रॉब्लम नंबर, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज दिस। आयनाइजेशन कांस्टेंट का ऑर्डर देखो, 10 की पावर -5। KSP for silver benzoate is also given to you. How many times is silver benzoate more soluble in a buffer of pH 3.19 as compared to its solubility in pure water? अब देखो ध्यान से, अगर प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपके माइंड में पिक्चर बन गई तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेज बन गए हैं। और एक बार प्रॉब्लम पढ़ने के बाद पिक्चर नहीं बनी
प्रॉब्लम दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, किसी किसी को तीसरी बार पढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है जरूरत, मतलब वो अभी भी भारतीय है। क्योंकि मदर टंग में ऐसा हो सकता है, केवल मदर टंग में, कि आप एक बार प्रॉब्लम पढ़ें और वो दिमाग में बैठ जाए और पिक्चर बन जाए। इट इज पॉसिबल ओनली इन मदर टंग। अब मैं तो ये प्रॉब्लम कई बार पढ़ चुका हूं, 20 साल से पढ़ा रहा हूं और कई कई बार पढ़ चुका हूं। पर जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा उसके माइंड में पिक्चर बनेगी ही नहीं एक बार पढ़ने से। इसलिए प्रॉब्लम को साइंटिफिकली बात कहूं मैं तो वो कहते हैं कि मिनिमम 6 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज में जब आप पढ़ते हैं मदर टंग के अलावा, तो यू नीड 6 टाइम्स मोर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब ये कि जो 11th 12th का सिलेबस आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, अगर वो हिंदी में कर दिया जाए तो पूरे साल का सिलेबस 2 या 3 महीने का बचेगा। आपकी मदर टंग में अगर कर दें तो। चलो देखो आगे, वो अलग मुद्दा है। काम की चीज पे आते हैं। क्या ये कह रहे हैं, मैं उस पे आता हूं। प्रॉब्लम नंबर 7.70। आपके पास एक सॉल्ट है जिसका नाम है सिल्वर बेंजोएट, ये उसका फॉर्मूला है। सिल्वर बेंजोएट है सॉल्ट ऑफ C6H5COOH एंड AgOH। ये सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है। इस सॉल्ट का KSP आपको दिया गया है प्रॉब्लम में। KSP कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻13। और जो वीक एसिड है C6H5COOH, इसका Ka आपको गिवन है 6.46 इंटू 10⁻⁻5। आपको करना क्या है वो ये है कि ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को आपने एक बार तो ऐड किया वाटर में, और एक बार आपने ऐड किया इसको बफर सॉल्यूशन में, जिसका पीएच है कितना? 3.19। इस सॉल्ट को आपने ऐड किया एक बार वाटर में और एक बार बफर में, जिसका पीएच 3.19 है। मान लेते हैं कि वाटर में इसके S1 मोल पर लीटर डिजॉल्व हुए, बफर में S2 मोल पर लीटर डिजॉल्व हुए। तो आपसे पूछा जा रहा है S2/S1। आपको S2/S1 निकालना है। Solubility of the salt in buffer as compared to that in water. आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ गई आप सबको।
बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे थ्योरेटिकली पूछूं, थ्योरेटिकली, कि ये जो वैल्यू है ये 1 से लेस आएगी या मोर आएगी? ज्यादा आएगी, क्योंकि सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। इसको चाहे एसिड में डालो चाहे बेस में डालो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये लीस्ट सॉल्युबल होगा किसमें? पीएच इक्वल टू 7 पे। ठीक है, वाटर में लीस्ट सॉल्युबल होगा। आप अब बता सकते हो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा अगर पीएच 3.19 है तो? निकाल सकते हो H प्लस आयन कंसंट्रेशन? अच्छा ये बताओ, ये इसको आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे लिख लो 3.2, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.2 लिख लो। अच्छा ये बताओ, लॉग, लॉग कौन से लॉग की वैल्यू 0.8 होती है? कौन से लॉग की वैल्यू 0.8 होती है नियरली? तो log 7 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मुझे जो लगता है कई बच्चों ने ठीक लिखा हुआ है, ये नियरली 6.5 6.6 के आसपास आएगा, 10⁻⁻⁴। नियरली, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लो, कोई परेशानी नहीं। आंसर मैच हो जाएगा, सेकंड थर्ड डिजिट में डिफरेंस आएगा, कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर है? जिनको लगता है कि ये गलत है या सही है, उल्टा कर लो, इससे पीएच निकाल के देखो, इससे पीएच निकाल के देखो, 3.2 के आसपास आना चाहिए। उल्टा करके देख लो, जो आपने आंसर लिखा है H प्लस, उसका उल्टा करो, पीएच निकालो। ठीक है ना? तो मतलब ये आंसर ठीक है अपना H प्लस का। ओके, अब देखो एक एक करके, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। नाउ राइट डाउन डिटर्मिनेशन ऑफ S1। S1 निकालेंगे पहले, मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी तो बहुत ही आसान काम है। वाटर में तो कोई भी बच्चा बता देगा, थोड़ा सा भी सीरियस हो, इससे तो सबसे आसान काम है। मान लो S1 मोल आए, S1 इसके आए, तो KSP किसके बराबर हो जाएगा? S1 इंटू S1, कॉफिशियंट 1 1 है, तो S1 का स्क्वायर, तो S1 आ गया स्क्वायर रूट KSP। KSP आपको दिया गया है, हम सॉल्व कर लेंगे। S1 समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया।
Now determination of S2. Determination of S2. S2 अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसे सोचो कि एसिड मीडियम में इसको डाला, वो बिल्कुल वही है जो हमने अभी डेरिवेशन किया। जो हमने डेरिवेशन किया ना एसिड मीडियम वाला, कि जो एनायन है उसको कंबाइन करेंगे। यहां पे बेंजोएट आयन लिख दो C6H5CO-। करते जाओ एक एक लाइन कॉपी। इसकी जगह लिखो सिल्वर बेंजोएट, इसकी जगह लिखो आप C6H5COOAg। तो जो एनायन है उसको रिप्लेस करते जाओ, एक एक लाइन कॉपी करते जाना, एक एक लाइन, हर एक लाइन। मैं सीधे इसको यूज करने जा रहा हूं, इस फॉर्मूला को। तो जो S2 होगा, मैं सीधा रिजल्ट यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना। S2 किसके बराबर होगा? A टाइम्स KSP/KA। ए आपको आपने निकाल ही लिया। ए मतलब H प्लस आयन कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴। KSP ही रहने दो, कोई बात नहीं, अभी कैंसिल हो जाएगा इस केस में तो। और K आपके पास है 6.46 इंटू 10⁻⁻⁵। अच्छा, ये तो बढ़िया है, ये तो ठीक है। ये डाटा मुझे लगता है इससे कैंसिल होने के लिए है। अब S2/S1 निकालो, ये कैंसिल कर दो। S2/S1 निकालो, तो ये तो 10 टाइम्स हो जाएगा। ये बचेगा S2 बचेगा 10 टाइम्स KSP²रूट, और S1 है KSP²रूट, मतलब √10 आ गया। √10, √10 की वैल्यू क्या होगी? 3 पॉइंट समथिंग। √10 क्या होता है? मुझे तो लगता है 3.2 3.3 के आसपास आना चाहिए। 3.2 3.3 के आसपास। आंसर देखो क्या दिया है, एनसीईआरटी में आंसर ढूंढो। समझ में आ गया सबको? प्रॉब्लम समझ में आ गई? ये प्रॉब्लम हर एक कंपटीशन में आई है, और रिसेंटली जेई एडवांस में आई है, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आई है। और कम बच्चे इसको कर पाते हैं। जो बच्चा इसको कर जाता है वो रैंक बेटर हो जाती है उसकी। प्रॉब्लम में दम नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है एक बार अपने आप। चलो ठीक है।